जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग वर्तमान में लघु अधिनियम के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो पीटीसी एंड एसआई में काम आने वाले हैं। और वास्तव में ये प्रश्न जो है आपके पीटीसी एग्जाम 2024 के फाइनल एग्जाम में जो पूछा गया था, वही क्वेश्चन है। इसको आज हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए सबसे पहले हम अपने टेक्नीशियन महोदय को और अपने उन दोस्तों को धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं जो जिन्होंने इस वीडियो को तैयार करने में मेरा साथ दिया है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या कह रहा है। कि कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। बाल कल्याण समिति, पहला क्या है? बाल कल्याण समिति। आइए, बाल कल्याण समिति क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे, फिर आगे की देखेंगे। एक मिनट, जरा हम पेन को सेट कर लें। ठीक है, आइए। बाल कल्याण समिति, इसके शब्द से ही देखिए, जो चीज आपको याद ना हो उसके शब्द को गौर से आप देखिए। क्या कह रहा है? बाल कल्याण समिति। इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि बच्चों के कल्याण के बारे में इसमें सोचा जा रहा होगा। क्या? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, CWC। अब देखिए क्या कर रहा है। इसका यह जो है बाल कल्याण समिति जो है, किशोर न्याय, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के एक के धारा 27 में है। ठीक है, किसमें है? बाल कल्याण समिति का गठन किस तरह से किया जाएगा, किसमें है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27 के अंतर्गत ये आता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। बाल कल्याण समिति किसको कहते हैं, इस चीज को समझिए। बाल कल्याण समिति एक वैधानिक संस्थान है। क्या है? वैधानिक समिति है। क्या है? वैधानिक समिति है, जिसका गठन ऐसे बच्चों की सुरक्षा पुनर्वास के लिए किया जाता है। सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिए किया जाता है, जो देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता में हो। मतलब जिसको की देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता हो, उसके लिए यह समिति का गठन किया जाता है। प्रत्येक जिले में एक समिति गठित की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, बाल कल्याण समिति प्रत्येक जिले में गठन की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इन चारों में से कम एक महिला का होना जरूरी है। आइए, अब देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य है परित्यक्त। परित्यक्त मतलब हो गया जिस बच्चे को छोड़ दिया गया हो। परित्यक्त, अनाथ, शोषित बच्चे की देखरेख करना। ठीक है, मतलब कि समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाप माता पिता उसे छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अनाथ हो जाते हैं, जिनके माँ पिताजी इस दुनिया में नहीं रहते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका शोषण किया जाता है। तो इन सबों की देखरेख के लिए किसका गठन किया जाता है? बाल कल्याण समिति का गठन किया जाता है। बालकों, इसमें और क्या किया जाता है? उसके देखरेख के लिए किया ही जाता है। तो देखरेख में क्या सब किया जाता है? तो बालकों को आश्रय गृह, बाल गृह या पालक देखभाल में भेजना। मतलब जहां पर जो है सो आश्रय गृह है, बाल गृह है या पालक गृह बना हुआ है, वहां पर क्या करते हैं? इस कमिटी के द्वारा वैसे बच्चों को भेज दिया जाता है। पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्स्थापन की व्यवस्था करना किसके लिए? बच्चों के लिए पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाती है, और बालकों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिया जाता है। और बालकों का जो हित होगा उसके उसके अनुसार क्या किया जाता है? निर्णय लिया जाता है। समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग, दूसरा पॉइंट आपका पूछ रहा है जिस पर टिप्पणी लिखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वोमेन। ठीक है, आइए क्या कह रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग किस तरह से गठित किया जाता है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के आधार पर इसका गठन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कैसे हुआ है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत।
तो राष्ट्रीय महिला आयोग है क्या, इस चीज को देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं उनके हितों के संरक्षण हेतु स्थापित एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई। मतलब ये अधिनियम आया 1990 में, लेकिन स्थापना कब की गई, 1992 से ये लागू हो गया। ठीक है, आइए इस महिला आयोग का गठन होने के बाद सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो है सो करते क्या है। तो इसका कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, क्या काम है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, इसका काम है महिला आयोग का, राष्ट्रीय महिला आयोग का। महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच करना। आप देखते हैं कि बहुत सारा केस जाता है, ऐसा मामला जाता है कोर्ट में कि महिला उत्पीड़न हो रहा है, तो वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी जांच कौन करते हैं, यही राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच करना। ठीक है, उसके बाद सरकार को महिला हित में सुझाव देना। सरकार को यह समय समय पर सुझाव देती है कि महिलाओं के लिए कौन सा कानून बनना चाहिए, किस तरह से महिला की व्यवस्था किया जाना चाहिए। उसके बाद महिला हित में सरकार को सुझाव देना। उसके बाद कह रहा है महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना। वही बताया कि महिलाओं के लिए कौन कौन सी कानून बननी चाहिए, या जो कानून बनी हुई है उसमें क्या सब सुधार आना चाहिए, उसमें क्या सब और लगना चाहिए अलग से। उसके बाद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना किसका कार्य है, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य है। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर का रहा है मोटरयान अधिनियम के तहत दावा अधिकरण क्या है। मोटरयान अधिनियम के तहत दावा अधिकरण क्या है। ठीक है, मतलब मोटर एक्सीडेंट क्लाइम ट्रिब्यूनल। ठीक है, आप जो देख रहे हो कि रोड पर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती है, तो उस दुर्घटना को देखते हुए सरकार ने कुछ व्यवस्था की है उस दुर्घटना के लिए, उस दुर्घटना में क्षति होने वाले आदमियों के लिए। ठीक है, जिसमें किसी को चोट लग जाती है, किसी का पैर कट जाता है, किसी का मतलब कोई भी क्षति हो, शारीरिक क्षति हो, मानसिक क्षति हो, आर्थिक क्षति हो, उन सारी क्षतियों को की देखरेख के लिए क्या किया है सरकार ने, ऐसा नियम बनाया है जिसमें क्या कहा जाता है, देखिए दावा अधिकरण एमएटीसी। ठीक है, किसके लिए दावा अधिकरण है, मोटर अधिनियम के तहत दावा अधिकरण है। दावा अधिकरण सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अथवा मृतक की आश्रितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु गठित निकाय है। क्या है, एमएटीसी, कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों अथवा मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति हेतु गठित निकाय है। ठीक है, कौन सा, ये मोटरयान अधिनियम के तहत दावा अधिकरण। ठीक है, अब इसका मुख्य कार्य क्या है, दावा अधिकरण का मुख्य कार्य है दुर्घटना से संबंधित मुआवजे का निर्धारण करना। मतलब दुर्घटना में जो क्षति हुआ है उसका मुआवजा कितना मिलना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करेंगे, दावा अधिकरण एमएटीसी करेंगे। ठीक है, मुआवजे का निर्धारण करना। ठीक है, उसके बाद बीमा कंपनी वाहन मालिक एवं चालक की जिम्मेदारी तय करना। मतलब बीमा कंपनी हो गया, बीमा कंपनी, वाहन मालिक जिसकी गाड़ी है वो, और जो गाड़ी चला रहा है वो चालक, इसकी क्या क्या जिम्मेवारी बनती है, इसका निर्धारण भी कौन करते हैं, दावा अधिकरण के द्वारा किया जाता है। उसके बाद पीड़ित को शीघ्र न्याय दिलाना, जो उससे पीड़ित है उसको शीघ्र न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है दावा अधिकरण के द्वारा। अब आइए अगला कह रहा है बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 की धारा 3। बिहार अपराध नियंत्रण 2024 की धारा 3 क्या कहती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है बिहार अपराध अधिनियम यहाँ जो है ना थोड़ा सा छूट गया है, इसको आप लिख लेंगे, क्या था, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम। ठीक, यहाँ हो जाएगा
बिहार अपराध अधिनियम अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। क्या, सुनिए ध्यान से, कि बिहार अपराध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सरकार को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है जो आदतन अपराधी, क्या है, जो आदतन अपराधी है, मतलब बार बार अपराध करता है। संगठित संगठित अपराधी, मतलब जो अकेले नहीं और सारे व्यक्तियों को मिलाकर अपने साथ में तब अपराध करता है। या लोक व्यवस्था के लिए खतरा हो, मतलब जो व्यक्ति लोक व्यवस्था के लिए खतरा हो, समाज के लिए खतरा हो। आवश्यक होने पर जिला बदर, निरोधात्मक कार्रवाई एवं निगरानी जैसे उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बिहार अपराध अधिनियम है, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम है ना, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 क्या कहती है कि जो घोषित अपराधी है, ठीक है, या आदतन अपराधी है, और जो संगठित अपराधी है, जो मिलजुल कर, मतलब एक से ज्यादा आदमी मिलकर जो अपराध करते हैं, उस तरह का अपराधी है, और जो लगता है कि लोक व्यवस्था के लिए खतरा है, तो उसको समय समय पर जिला बदल करके उस समय पे जो है सो खतरा से रोका जाता है। मतलब निरोधात्मक कार्रवाई और निगरानी जैसे उपाय करके उसको नियंत्रण किया जाता है। यही कहता है बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3। ठीक है, धारा 3 यही कहती है कि जो जो आदतन अपराधी या संगठित अपराधी या लोक व्यवस्था को खतरा पहुंचाने वाले व्यक्ति हों, उन्हें क्या कर सकते हैं, निरोध कर सकते हैं। निरोध मतलब जिला बदर कर सकते हैं, निरोधात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, या निगरानी जैसे उपाय करके उससे समाज को शांति प्रदान की जाती है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति हर्ष फायरिंग क्या है। यहाँ देखिए अनुज्ञप्ति नहीं होगा, यहाँ जरा सा क्वेश्चन में यहाँ लिखने में मिस हो गया टेक्नीशियन महोदय से। इसमें क्या होगा कि कह रहा है बिहार शस्त्र अधिनियम 1959 के अंतर्गत अनुष्ठानिक गोलाबारी क्या है, अनुष्ठानिक गोलाबारी हर्ष फायरिंग क्या है। ठीक है, वहाँ इंग्लिश में तो ठीक लिखा है, हिंदी में कुछ गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, अनुष्ठानिक, आइए यही था ना जी, हर्ष फायरिंग, हाँ, 1959 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति, यहाँ क्या हो जाएगा, हर्ष फायरिंग जो है अनुष्ठानिक फायरिंग जो होती है यहाँ होगा। ठीक है, हर्ष फायरिंग क्या है, तो हर्ष फायरिंग के बारे में हम लोग जानते हैं, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ था। आइए, कह रहा है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 तथा आर्म्स एक्ट 2019 के अनुसार किसी विवाह, जुलूस, उत्सव या सार्वजनिक समारोह में बिना वैध कारण हथियार से गोली चलाना हर्ष फायरिंग कहलाता है। ठीक है, धारा 25(9) मतलब भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 का नम्मा सेक्शन के अनुसार यदि हर्ष फायरिंग से किसी व्यक्ति के जीवन को क्षति पहुंचती है, या किसी व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ता है, या चोट पहुंचता है, तो यह दंडनीय अपराध है। ठीक है, मतलब हर्ष फायरिंग अगर किया गया है बिना कारण का, और उस हर्ष फायरिंग से किसी व्यक्ति को अगर क्षति पहुंच जाता है, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरह का अगर क्षति पहुंच जाता है, तो वह क्या हो गया, एक दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, हर्ष फायरिंग तो वहां क्या हो जाएगा, एक दंडनीय अपराध हो जाएगा, और इसके लिए दंड कितना होगा, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मतलब एक दो दो इसका इसका दंड क्या होगा, 2 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या
दोनों हो सकता है। ठीक है, अगला चलते हैं। कह रहा है जेजे एक्ट 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड से क्या तात्पर्य है। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड किसके अंतर्गत आता है? जेजे एक्ट 2015। जेजे एक्ट 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड से क्या तात्पर्य है, मतलब किशोर न्याय बोर्ड इसमें किसको कहे। अब देखिए, जेजे बोर्ड 2015 की धारा 4 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाता है। ठीक है, जेजे एक्ट 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाता है। कौन सी धारा के तहत? धारा 4 के तहत। ठीक है, अब कह रहा है कि किशोर न्याय बोर्ड ऐसा वैधानिक निकाय है जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामले में सुनवाई करता है। ध्यान देंगे इस पर। किशोर न्याय बोर्ड क्या करती है? किशोर न्याय बोर्ड एक ऐसी वैधानिक संस्था है जो बालकों के द्वारा किसी विधि के उल्लंघन करने पर उसके मामलों की सुनवाई करती है। तो बालक किसको कहेंगे? तो बालक तो समझ ही रहे हैं कि बालक कहा जाता है 18 वर्ष से कम का बच्चा जो भी होगा वह क्या होगा? बालक कहलाएगा। चाहे लड़का हो, लड़की हो, या चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, वह बालक कहलाएगा। और बालकों के द्वारा अगर कोई गलती होता है, कोई विधि का उल्लंघन होता है, तो उस पर विचार कहाँ किया जाता है? जे बोर्ड कहते हैं किशोर न्याय बोर्ड में किया जाता है। इसकी संरचना जो होती है, इसकी संरचना में एक प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं। संरचना में एक प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कितना? एक प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट इसमें होंगे। उसके बाद 2 सामाजिक कार्यकर्ता इसमें होंगे और उस सामाजिक कार्यकर्ता में से एक का महिला होना आवश्यक है। मतलब एक महिला होंगी तो एक पुरुष होगी। 2 सामाजिक कार्यकर्ता में एक महिला और एक पुरुष होंगे, या फिर दोनों महिला ही हो सकती है, लेकिन एक महिला का होना तो आवश्यक ही है। ठीक है, आइए इसके कार्य क्या सब है। इसके कार्य हैं बालकों के मामलों का निस्तारण। अभी तुरंत बताया कि बालक किसको कहेंगे? बालकों के मामलों का निस्तारण, बालक के द्वारा जो गलती किया गया है उस पर वो विचार करेंगे। सुधार एवं पुनर्वास पर बल देंगे। ठीक है, बालकों में सुधार आए और उसके पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए, इस पर वो लोग सोचेंगे। उसके बाद गंभीर अपराधों में प्राथमिक मूल्यांकन करेंगे। अगर कोई गंभीर अपराध हो गया है, मर्डर उडर हो गया है, इस तरह का कोई घटना हो गया है, गंभीर अपराध अगर हो गया है, तो उसमें प्रारंभिक मूल्यांकन करेंगे कि वास्तव में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसा कंडीशन था, क्यों ऐसा हुआ, मतलब सारे चीजों पर सोच विचार वो करेंगे। उसके बाद बालकों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। मतलब बालक के अधिकारों की रक्षा करना भी इसका कर्तव्य होगा। किसका? किशोर न्याय बोर्ड का। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर, मानवाधिकार क्या है। ठीक है, मानवाधिकार क्या है? इसका क्वेश्चन थोड़ा और मुझे लगता है लंबा होगा। इसमें जो है, हाँ, मानवाधिकार क्या है संक्षिप्त में वर्णन करें। चूंकि क्वेश्चन सेम रहता है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में यहाँ लिख दिया जाता है। जो आइए कह रहा है, मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। मतलब जो कोई मानव है उसे यह अधिकार प्राप्त है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार मानवाधिकार है। ठीक है, किससे संबंधित? जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार क्या है? मानवाधिकार है, जो प्रत्येक मानव को मिलना चाहिए। अब इसमें मुख्य अधिकार आपको क्या मिलता है? तो जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार मतलब आपको जीने का अधिकार है, ये क्या है? मानवाधिकार है। समानता का अधिकार, मानवाधिकार कहता है कि प्रत्येक मानव समान है, उनको समान व्यवस्था मिलनी चाहिए। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र रहना मानव का सबसे पहला अधिकार होना चाहिए। वो स्वतंत्र है तभी मानव है। वैसे तो गुलाम तो जानवर भी रहते हैं, जैसे आप देखते हो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इसको क्या करता है आदमी? पालता है,
पालता है तो क्या करता है, उस अपने अंडर में रखता है। उसमें आप देखते हैं कि गले में पट्टा लगा देता है कुत्ते के, और वो पट्टा लगाने के बाद वो क्या हो जाता है, एक तरह का गुलाम रहता है, वो अपने मालिक का गुलाम हो जाता है। और आगे क्या बताएं आपको हम, आप भी बेल्ट पहनते हो क्या? आइए, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार प्रत्येक मानव का अधिकार है, ठीक है। प्रत्येक मानव को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये मानवाधिकार के तहत आता है। और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हर एक मानव का है, कि अपने आप को गरिमापूर्ण करते हुए रहे वो, उसकी गरिमा को कोई क्षति ना पहुंचाए, इस तरह का अधिकार उसे है। किसे है? प्रत्येक मानव को है। तो यही क्या है? मानवाधिकार है। मतलब मानव के वे मूलभूत अधिकार जो प्रत्येक मानव को केवल मानव होने के कारण प्राप्त है, क्या कहलाता है? मानवाधिकार कहलाता है। जो कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार यह लागू होता है, और इसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत बालक के विरुद्ध यौन अपराध। इसको क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। आइए, पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत बालकों के विरुद्ध कौन कौन से लैंगिक अपराध होते हैं, संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, संक्षिप्त लिख दे रहे हैं, क्या किया जाए। कोई बात नहीं है, सेम क्वेश्चन रहता है, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन का मीनिंग सेम होता है, सिर्फ उसका ढांचा आपको अलग मिलेगा। आइए, पॉक्सो एक्ट कब बना? 2012 में, ठीक है। पॉक्सो एक्ट 2012 बच्चों के यौन अपराधों की सुरक्षा प्रदान करता है। पॉक्सो एक्ट जो बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया? बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए, ठीक है। बच्चों के प्रति जो यौन अपराध होता है उससे सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 बनाया गया। बच्चा मतलब 18 वर्ष से कम। अब देखिए, इसके अंतर्गत, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से अपराध आते हैं ये देखिए। अब देखिए, लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न समझ रहे हो। यौन हमला, किसी बच्चे पर अगर यौन हमला होता है, उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म किया जाता है, तो वही यौन हमला कहलाता है, यौन हमला हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि अश्लील सामग्री हेतु बच्चों का उपयोग, आप देखते हो कि बीएफ बनाता है, उसमें क्या करता है, बच्चों का बना देता है, बच्चों के साथ वैसा दुष्कर्म करता है, उसका वीडियो बना लेता है। ये सारे के सारे क्या है? पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत अपराध है। और इस अपराध के से बचाने के लिए बच्चों को क्या किया गया है? पॉक्सो एक्ट 2012 लाया गया है, ठीक है। आइए, अधिनियम में अपराध की गंभीरता के अनुसार कठोर कारावास एवं जुर्माना का प्रावधान है। आप देख रहे हो, जिस जिस तरह से इसका पार्ट आप आगे बढ़ रहे थे, उस तरह से क्या हो रहा था, यौनाचार और अत्याचार ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तो उसी हिसाब से उसको, उसका दंड भी आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये था पॉक्सो एक्ट, ठीक है। आइए, नेक्स्ट देखते हैं, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अंतर्गत आतंकवादी कार्य क्या है? अब देखिए, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, ठीक है। तो 1967 में ये अधिनियम आया, ठीक है। और इसके अंतर्गत आतंकवादी कार्य क्या है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस अधिनियम में की धारा 15 में क्या बताया गया है कि आतंकवादी कार्य क्या होता है। ये कहाँ बताया गया है? धारा 15 में बताया गया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अंतर्गत धारा 15 में आतंकवादी कार्य को परिभाषित किया गया है। सिर्फ इतना जो लिखा हुआ है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, थोड़ा सा लंबा करके। अब देखिए, आतंकवादी कार्य वह कार्य है जिसमें देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या जनता में भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से विस्फोटक, विस्फोट, हथियार, जैविक, रासायनिक या अन्य घातनों का प्रयोग किया जाता है, अन्य साधनों का प्रयोग किया जाए, अथवा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाए। ऐसे अपराधों के लिए अधिनियम में कठोर कारावास, आजीवन कारावास तथा कुछ मामलों में मृत्यु दंड का भी प्रावधान है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे।
करा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की धारा 15 के अंतर्गत आतंकवादी कार्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके तहत आतंकवादी कार्य वह कार्य है जिसमें देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा एवं जनता में भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से विस्फोटक हथियार, जैविक या रासायनिक या अन्य साधनों का प्रयोग किया जाए और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाया जाए, तो ऐसे कार्य क्या होंगे? आतंकवादी कार्य होंगे। आतंकवादी कार्य में सजा का प्रावधान भी किया गया है और इस सजा में क्या हो सकता है? कठोर कारावास, आजीवन कारावास मिलता है, उसके साथ जुर्माना का भी व्यवस्था किया गया है और ज्यादा घातक होने पर मान के चलिए कि इस आतंकवादी कृत्य से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में मृत्यु दंड देने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं क्या सब है? ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद होता क्या है कि बहुत सारी चीजें जो आपको याद है वो भी आप भूल जाते हैं। ठीक, तो आप लिखेंगे कैसे? तो उसके लिए सबसे अच्छा सा उपाय है कि आप क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप कुछ न कुछ दिमाग में आ जाएगा और आप लिख लेंगे। जैसे आप यहाँ गौर करो, कह रहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसके शब्दों को देखो, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, अधिनियम 1955 को आप छोड़ दो, आवश्यक वस्तु पे ध्यान दो। क्या कह रहा है कि आवश्यक वस्तु क्या हो सकती है एक मानव के लिए? आप खुद मानव हो, आप अपने लिए सोचो कि आपको क्या सब आवश्यकता है। सबसे पहले कहा गया है भोजन, भोजन आपको आवश्यकता, उसके बाद वस्त्र, उसके बाद शिक्षा। क्या? भोजन, वस्त्र, शिक्षा ये मूलभूत आधार है मानव के जीवन का, ये होना ही चाहिए। तो अब देखिए भोजन में भी बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या सिर्फ चावल खा के जिंदगी जी लोगे? नहीं होगा। आपको खाद्यान्न चाहिए, आपको अन्न चाहिए, उसके बाद अन्न के साथ क्या चाहिए? तेल, घी चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? आपको दूध, दही चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? फल चाहिए, और क्या चाहिए? दलहन चाहिए, और बहुत सारी चीजें, चीनी चाहिए। जो सब चीज आपको लगता है कि हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है, जिसके बिना हम जो है सो ठीक से नहीं रह पाते हैं, नहीं रह पाएंगे, वही सब क्या है? आवश्यक वस्तु है। और उन्हीं वस्तुओं को क्या किया गया है? इस आवश्यक वस्तु अधिनियम में डाला गया है। आइए हम इसको देख लेते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना है। ठीक है, आवश्यक वस्तु, इसके अंतर्गत मुख्य आवश्यक वस्तुएं क्या सब आती है? खाद्यान्न आती है, मतलब जैसे जितने भी अन्न होते हैं वो खाद्यान्न हो गए। उसके बाद दलहन, दाल आ गया। उसके बाद खाद्य तेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चीनी, पेट्रोल एवं डीजल, उर्वरक, बीज, औषधियां, एलपीजी एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं सरकार द्वारा अधिसूचित। मतलब आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत जितना हम नाम बताए वो तो आएगा ही, और आपके ब्रेन में जो आएगा कि हाँ ये हमारे लिए जरूरी है, आप उसको भी ऐड करके इसमें इस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हो। समझ में आ गया? आप देखते होंगे पहले जो है, अभी तो अब किरासन तेल और चीनी देना कोटा में बंद कर दिया है। हम लोग बचपन में थे तो जब कोटा जाते थे वहाँ क्या क्या चीज मिलती थी? देखिए, चावल मिलता था, उसके बाद गेहूं मिलता था, उसके बाद चीनी मिलता था, और तेल मिलता था, केरोसिन तेल मिलता था। ठीक है, तो ये सारी वस्तुएं, इसका मतलब आवश्यक वस्तुएं थी तब तो मिल रहा है। वही चीज यहाँ हमको लिख देना है, हो गया, कहानी खत्म है। इसमें ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन, कि SC/ST एक्ट के तहत पीड़ित एवं साक्षी के अधिकार तथा मुआवजा का वर्णन करें। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ
कम डिटेल में लिखा गया है, इसको हम फुल डिटेल में यहाँ पढ़ लेते हैं। आइए, कह रहा है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत, वही हो गया SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत पीड़ित और साक्षी के अधिकार क्या है? पीड़ित और साक्षी के अधिकार क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित या पीड़िता के मुआवजा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करें। मतलब जो पीड़ित है उनको क्या सब मुआवजा दिया जाएगा, ये चीज आपको बतानी है। आइए, वही देखिए, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा छोटा कर दिया। क्या लिखा है कि SC/ST एक्ट के तहत पीड़ित एवं साक्षी के अधिकार, क्या सब उसके अधिकार है और उसको मुआवजा क्या मिलेगा, मुआवजा, यही आपको बताना है। अब देखिए, इसके लिए कानूनी आधार आपको आपके पास क्या है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा नियम 1995, ठीक है, 2 बार आया है। और इसके तहत जो है सो आपको अधिकार मिलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अनुसार आपको क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। और इसके तहत क्या मिलेगा आपको, मुआवजा मिलेगा। आइए आगे देखते हैं कैसे कैसे हमें क्या सब मिलता है। कह रहा है इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को अत्याचार से संरक्षण देना है। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत? यह अधिनियम अनुसूचित जाति या SC/ST एक्ट, सीधा सीधी समझिए, SC/ST एक्ट के तहत आपको क्या मिलता है कि अत्याचार से संरक्षण मिलता है। किससे मिलता है संरक्षण? अत्याचार से संरक्षण मिलता है। अब देखिए, पीड़ित एवं साक्षी का अधिकार क्या होगा? पीड़ित जो है और साक्षी जो है उसका अधिकार क्या होगा? देखिए, सम्मान एवं सुरक्षा का अधिकार। मतलब SC/ST है तो इसका मतलब उसको सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है सम्मान और सुरक्षा मिलना चाहिए SC/ST के बच्चों को या व्यक्तियों को। FIR का अधिकार, वो भी FIR कर सकते हैं। ठीक है, कोई मामला उसके साथ आया तो वो उस एक्ट के तहत अधिकार मतलब FIR कर सकते हैं। उसके बाद निःशुल्क कानूनी सहायता, और ये जो SC/ST है उनको क्या मिलेगी? निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी, क्योंकि वो गरीब तबके के न होते हैं भाई, और गरीब तबके के लिए होते हैं, पैसे के कारण उसे व्यक्ति नहीं मिल पाता, वकील नहीं मिल पाता है, उसको कानूनी सहायता नहीं मिल पाता है। इसीलिए SC/ST एक्ट के तहत क्या कहा गया है कि उसे निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। उसके बाद चिकित्सा सहायता, उसको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद पुनर्वास एवं संरक्षण, आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे SC/ST हैं जिन्हें वास्तव में रहने के लिए जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो आखिर वो क्या करेगा? तो सरकार उसी के लिए तो ये कानून बनाई है SC/ST एक्ट, और उसमें क्या मिलता है आपको? पुनर्वास एवं संरक्षण की व्यवस्था मिलती है। उसके बाद जो गवाह है, अगर कोई SC/ST एक्ट के तहत केस किया है तो उसमें कोई ना कोई गवाह होगा, और गवाह चूंकि छोटे कास्ट के हैं तो उनके पास आर्थिक तंगी है, उन्हें दूसरे के लिए मोहताज रहना पड़ता है, पैसे के लिए, अनाज के लिए, बहुत सारे चीज़ें के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो उससे डर कर रहना पड़ता है। तो क्या होगा कि इस ऐसी हालत में गवाहों पर क्या हो सकता है? दबाव बनाया जा सकता है सामने वाले के द्वारा, उसको डराया धमकाया जा सकता है, या उसको क्षति भी तो पहुंचाया जा सकता है। तो उसकी सुरक्षा करना इस एक्ट के तहत दिया गया है कि उसकी सुरक्षा भी करनी है गवाहों की। त्वरित न्याय हेतु विशेष न्यायालय का गठन, और आप जानते हो कि SC/ST एक्ट जो है इसके तहत क्या है, यह कहाँ कार्य करती है? इसके लिए अलग से न्यायालय बनाया गया है जिसका नाम है विशेष न्यायालय। तो विशेष न्यायालय में इसकी सुनवाई होती है। अब आइए इसके मुआवजा को देखते हैं। कह रहा है कि अत्याचार निवारण नियम 1995 के अनुसार अपराध की प्रकृति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय सहायता या मुआवजा विभिन्न चरणों में दिया जाता है। साथ ही पुनर्वास, रोजगार, ध्यान दीजिए, पुनर्वास, रोजगार, आवास, चिकित्सा एवं अन्य सहायता का भी
प्रावधान किया गया है। किसके तहत? अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के तहत। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा माइनर एक्ट। माइनर एक्ट के तहत पूछे जाने वाले प्रश्न थे, पूछे गए प्रश्न थे किसमें? फाइनल एग्जाम 2024 पीटीसी का। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। हाँ, उससे पहले एक चीज मैं बता दूं आपको कि होता क्या है कि आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है, कुछ बच्चे हैं, कुछ दोस्त हैं जो कि ग्रुप में डालकर आप तक पहुंचाते हैं। चलिए, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन हुआ कि ग्रुप में डालकर आप तक पहुंचाया गया, ये ठीक है, लेकिन बार बार वहां डालना ना तो मुझे अच्छा लगता है, ना कोई और डाले ये अच्छा मुझे लगता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इस वीडियो की आवश्यकता पड़ती है, इस तरह के वीडियो की, तो आप मेरे YouTube पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन में ऑल दबा कर ले लेंगे, जिससे कि आप जैसे ही वीडियो अपलोड होगा कोई, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ग्रुप में देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ फलाना वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।